सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि राम जानकी संस्थान आरजेएस, ये 7.5 साल हो गए सकारात्मक भारत आंदोलन चलाते हुए, और आजादी की अमृत गाथा के 110वें कार्यक्रम में एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया को लेकर। और इसमें हम लोग आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण भी मुख्य अतिथि के द्वारा होगा। और आज श्रद्धांजलि भी हम लोग देंगे महापुरुषों को। ये आप देखिए लोगो आरजेएस पीबीएच यानी आरजेएस राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस शब्द जो है प्रफुल्ल भाई ने दिया है, जो कि बड़ोदरा में है, और रंजन बेन जी आप दोनों ने मिलकर ये शब्द दिया है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अपने ढंग से काम करेगा, उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन समय न गंवाते हुए हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे आज के जो सह आयोजक है चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी। और आज श्रद्धांजलि भी हम लोगों को आप देख रहे हैं महादेव देसाई जी, हरिभाई देसाई जी, मौलाना मजहरुल हक साहब, सावित्री बाई फुले, जिनकी जयंती 3 जनवरी को हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस घोषित किया है, और उसी अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। लुइस ब्रेल आप जानते हैं, ब्रेल लिपि का आविष्कारक, और भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, और गोपाल दास नीरज जी जिनकी कविताओं पे फिल्में भी बनी हैं, कविताएं पे गीत बने हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन हो गया है, स्वर्गीय हीराबेन मोदी जी को भी श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए मोहम्मद इशहाक खान जो दूरदर्शन दिल्ली के स्टाफ हैं, उनके पिताजी का भी पिछले ही दिनों निधन हुआ है, उनको भी हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन श्रद्धांजलि सभा जो है वो हम लोग पॉजिटिव मीडिया पॉजिटिव इंडिया की चर्चा करने के बाद देंगे। और आप जानते हैं कि बहुत अच्छी कवरेज जो है हुई है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का। रविवार यानी आज के दिन महानिदेशक आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जन संचार संस्थान के डीजी आज लोकार्पण करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन ऑफ इंडिया हैं, और समाचार निर्देश ने फ्रंट लाइन खबर बनाया है। इसके लिए समाचार निर्देश को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। बराबर आप सपोर्ट करते हैं। और हिंद आत्मा जो अखबार है दैनिक, और उसने भी हेडलाइन इस तरह से दिया है। और दर्पण टाइम्स ये भी काफी अरसे से पॉजिटिव मीडिया को सपोर्ट करते रहे हैं। सपोर्ट करने वाले संस्थानों की संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। संज्ञान दृष्टि भी है जिसमें खबर आई है। इसके अलावा अजय गुप्ता जी का जो है पोर्टल, उस पर खबर आई है। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे खबर आई है। तो अब हम चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी को आमंत्रित करेंगे, और बता दें कि अभी जो है प्रफुल्ल भाई जो हैदराबाद वहां से जुड़े हैं, बड़ोदरा गुजरात से, और प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, आरजेएस के एडवाइजर हैं, और वो हैदराबाद से जुड़े हैं। और आरएस कुशवाहा जी जो कि स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं, जो कार्यक्रम होने वाला है गणतंत्र दिवस पर। तो अब सीधा हम अभी आमंत्रित करेंगे अतिथियों का स्वागत करने के लिए चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जिन्होंने कि बोर्ड लगाया है। ये पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हरियाणा की यात्रा भी कराई थी, कई बैठकें, दिवाली मिलन समारोह,
पत्रकारों का स्वागत समारोह ये चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी ने कराई थी। और बाबाइन हरियाणा में यात्रा लेकर गए थे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की। 2 गाड़ियों में हम लोग गए थे चौधरी साहब के साथ। तो उन्होंने बोर्ड लगाया है, पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी जी जो कि चेयरमैन है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, स्वरूप नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली। चौधरी इंद्रनाथ सिंह सैनी साहब आज क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण भी हो रहा है, उसको भी दिखाएंगे। चौधरी साहब स्वागत है। मैं इंदिरा सिंह सैनी, संरक्षक सकारात्मक भारत उदय आंदोलन, चेयरमैन सिल्वर ऑफ पब्लिक स्कूल, स्वरूप नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली। आरजेएस फैमिली की ओर से आप सभी को स्वागत करता हूं। अंग्रेजी नया साल से भारतीय नया साल 977 तक आरजेएस की मुहिम चलने वाली है। आजादी की अमृत गाथा के 110वें कार्यक्रम में सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत के अंतर्गत आज प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, महानिदेशक, भारतीय जनसंचार संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सकारात्मक भारत के लिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता पर आपके विचार सुनने के लिए आरजेएस फैमिली के लोग प्रेरणामयी विचारों के लिए लालायित हैं। आरजेएस के राष्ट्रीय मंच पर हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजरूल हक, महादेव, हरि भाई देसाई, सावित्रीबाई फूले, लुई बेल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और गोपाल दास नीरज जी की स्मृति को आरजेएस फैमिली अभिनंदन करती है। साथ में प्रधानमंत्री जी की माताजी श्रीमती हीराबाई बहन जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी मुबारकबाद देता हूं। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को आरजेएस फैमिली राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है। कार्यक्रम के अंत में उन्हें और उपरोक्त महापुरुषों की याद की प्रेरणा लेंगे। सकारात्मक सोच की हरदम सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग सकारात्मक सोच के अनुसार पूरे भारत में जुड़ने का कार्य करें। और ये हमारी आरजेएस फैमिली ये रात और दिन इसमें आगे बढ़ने का काम कर रही है सकारात्मक सोच को लेकर के। हमारा आप सभी से निवेदन है कि ये खाली हमारा घर ही नहीं, पूरा हमारी गांव, हमारी जो गलियां, हमारा जो शहर, हमारा जो देश, पूरे देश में क्या पूरे दुनिया में हमारा सकारात्मक सोच आगे बढ़ने लग रहा है और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा भारत एक ऐसा हो जो विश्व में सर्वोपरि हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सकारात्मक सोच के अनुसार इससे जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और हम सीधा जो है आरजेएस के एडवाइजर जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का स्वागत करने के लिए आरजेएस की ओर से, हम सभी की ओर से प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, WHO द्वारा सम्मानित हैं। संजय द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है सर। सभी का नमस्कार, सभी सीनियर से जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और सिंह साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, उनका भी बहुत धन्यवाद जी। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी, नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर
बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग सबको, हमारे सारे परिवार के सदस्यों को। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी काम हम लोग शुरू किए हैं, और आज हम लोग आरजेएस के एक नया प्रोजेक्ट जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसका हम लोग विमोचन मतलब लॉन्च कराएंगे इस पे डिस्कशन करके। तो हम हमारे उदय मन्ना जी को और उनके सारे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि नया साल में नया कदम लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी एग्री किए हम लोगों के बीच में आने के लिए आज नया साल के उपलक्ष्य में। और आप लोग सबको मालूम है कि हम लोग हर संडे को 11 बजे मिलते हैं और कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं। और उसका एक ही लक्ष्य है कि कैसे हम लोग पॉजिटिव थिंकर जो है हमारे देश में, पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए कैसे हम लॉ मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को, वो सारे लोगों को हम लोग के साथ जोड़कर कैसे हम देश के हित में और हमारे सिटीजन्स के हित में हम लोग कुछ भी कंट्रीब्यूशन जो कर सकते हैं वो उस ढंग से करें जितना हम लोग ऑनेस्टली कर सकें और जिससे लोगों को फायदा हो। तो हम बहुत ही इसी आज आभारी हैं कि उदय मन्ना जी हमको रिक्वेस्ट किए आप लोग सबको एक वेलकम एड्रेस करने के लिए, और स्पेशली और चीफ गेस्ट प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का चर्चा अगेन उस ढंग से प्रोडक्टिव होगा जैसे पहले होते रहा। और ये साल 2023 हम एकदम कॉन्फिडेंट है 2023 में हम लोग के आरजेएस परिवार कुछ ऐसा माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे जो लोग याद करेंगे। और आप लोग सबको मालूम है कि हम लोग आजादी के अमृत उत्सव में महोत्सव में हम लोग 75 एपिसोड्स करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग अब 150 पहुंच रहे हैं और इस साल हम लोग 150 पहुंचेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसी ढंग से एक इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे ये चर्चा जो हम लोग संडे को करते हैं 11 बजे। भले बहुत ही कम लोग फिजिकली आते हैं, लेकिन लाखों लोग हम लोग के साथ वीडियो और सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ते हैं और उन लोग सुनते हैं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, किस ढंग से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये सारे चीज के लिए हम फिर से बहुत ही आभारी हैं और सबको फिर से हम कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, आगे बढ़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। थैंक यू। आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर। हैदराबाद से जुड़े प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी का धन्यवाद। ये प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी की जानकारी में लाना चाहते हैं जिसका कि आज लोकार्पण करने वाले हैं। जाने माने फार्मासिस्ट बड़ोदरा गुजरात के प्रफुल्ल भाई सेठ जी जो आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, रंजन बेन सेठ जी। ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी प्रफुल्ल भाई ने दिया है और उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। प्रफुल्ल भाई को स्वागत करने के लिए प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का आमंत्रित करते हैं। 2 शब्द सर, प्रफुल्ल भाई सेठ जी। मैं डॉक्टर साहब का, संजय द्विवेदी सर का बहुत आभारी हूं कि आज आए हैं इतने बड़े बिजी होने पर भी। ये प्रोग्राम जो हम आज का रखा है वो बड़ा यूनिक प्रोग्राम है और ये हमें हम सोच रहे हैं कि हमारा फ्रेमवर्क कैसा हो। अब तक तो मैंने जो देखा है, मन्ना जी एक कैमरा और एक ट्राइपॉड लेके पहुंच जाते हैं। ब्रॉडकास्टिंग का जो आइडिया है वो बड़ा शब्द है, लेकिन हमें उसके अंदर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये पता नहीं है। तो हम तो ये उम्मीद लेके आए हैं आज कि आज हमें सारी जानकारी मिल जाएगी और हम ये ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो हमारा पॉजिटिव मीडिया का होगा वो आगे बढ़ा पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रफुल्ल भाई सेठ जी और रंजन बेन जी लगातार वेबिनार में आप जुड़ते हैं गुजरात से।
और पटना से भी जुड़े हुए हैं सूर्यकांत शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो INB मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हैं और एक कवि के रूप में, पत्रकार के रूप में भी अपनी ख्याति है, लेखक के रूप में। सूर्यकांत शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में है, और आकांक्षा आशीष रंजन जी सीतामढ़ी बिहार से, और नरेंद्र टेटेसर जी दिल्ली से, प्रतिभा दीक्षित जी जुड़ गई हैं दिल्ली से, RS कुशवाहा जी स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं RJS के, सरोज गर्ग जी जुड़ गई हैं नागपुर से, और सोनू जी बिहार से जर्नलिस्ट हैं, सोनू जी। तो मैं प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को आमंत्रित करेंगे। पॉजिटिव इंडिया का जो कैंपेन चल रहा था 2023 में, बहुत ही नई ऊंचाइयां प्राप्त करे, उसके लिए एक मार्गदर्शन होगा पत्रकारों के लिए, और पत्रकार भी काफी सहयोग कर रहे हैं पॉजिटिव मीडिया को। और ऑटो एक्सपो को भी हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जो प्रगति मैदान में कंपोनेंट का मेला लगेगा मोटर वाहन का, तो उसको भी सपोर्ट करेंगे, और ग्रेटर नोएडा भी जाएंगे। वहां पे प्रफुल्ल भाई, वहां पे देखने को मिलेगा कि पॉजिटिव जो ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण आज प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कि एक बहुत बड़े भारत के पत्रकारिता के संस्थान के महानिदेशक हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करेंगे। हम लोग बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि सर आप हम लोगों के बीच आए हैं, और RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण भी कर रहे हैं, और सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत को किस दिशा में आगे ले जाया जाए। स्वागत है सर, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी। धन्यवाद आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी, प्रफुल्ल शाह जी, आदरणीय शाह मैडम, प्रोफेसर मिश्रा जी, कुशवाहा जी, सरोज गर्ग मैडम, सभी मित्र जो जुड़े हुए हैं, सोनू भी दिख रहे हैं, आशीष जी दिख रहे हैं, सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। सभी अपने सीनियर्स को मैं देख पा रहा हूँ, बड़े अच्छा लग रहा है आप सबको देख करके, और इतने श्रेष्ठ जनों के बीच में उदय कुमार मन्ना जी ने मुझे बिठाया है, और मैं अपने को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। और सकारात्मक भारत तभी बनेगा जब सकारात्मक संवाद होगा, सकारात्मक पत्रकारिता होगी, सकारात्मक मीडिया होगा। आज इस सकारात्मक मीडिया के लिए आप एक स्टूडियो का प्रारंभ भी कर रहे हैं, ये सूचना भी बहुत हर्षित करने वाली है। सकारात्मकता किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकती है। बिना सकारात्मक हुए आप सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे पीछे 3 चित्र लगे हैं, आप इन चित्रों को देखिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने इस देश में जिस प्रकार का शोषण का तंत्र खड़ा किया, उसको लेकर के उनके मन में कितना गुस्सा और आक्रोश हो सकता था, पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुस्से का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने हमेशा विवेक से और सकारात्मकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज देश छोड़कर गए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, किस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक संचार संवाद करते हुए सारे देश को एक सूत्र में जोड़ दिया, और आज जो है भारत विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था और एक आत्मविश्वासी भारत के रूप में, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर रहा है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जीवन में कितनी कठिनाइयां, कितने संघर्ष, एक बहुत छोटे गांव से उड़ीसा के आने वाली, हिंदी भाषी इलाका, आदिवासी जनजीवन का संघर्ष, और वहां से निकलकर उन्होंने आज इस शिखर पर स्थान प्राप्त किया है। तो ये 3 चित्र जो है भारत की सकारात्मकता को, उसकी व्यापकता को बताने के लिए मुझे लगता है इससे सुंदर अवसर हो नहीं सकता। और मैं उदय कुमार मन्ना जी को बहुत बधाई देता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कह के संबोधित किया है, और अमृत काल हमारे लिए एक उत्सव नहीं है, एक अमृत काल हमारे लिए संकल्प का क्षण है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया कि पिछले 75 सालों ने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रगति की, बहुत आत्मविश्वास अर्जित किया है, और उस आत्मविश्वास और उस प्रगति के साथ साथ भारत को कहां लेकर के जाना है, भारत को कैसा बनाना है, एक स्वावलंबी भारत, जिसका सपना हमारे राष्ट्रपिता ने देखा था, हमारे राष्ट्र नायकों ने देखा था, एक स्वावलंबी भारत, एक आत्मनिर्भर भारत। और इसलिए पॉजिटिव मीडिया की जरूरत क्यों है? पॉजिटिव मीडिया बनेगा तो पॉजिटिव इंडिया बनेगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो पॉजिटिविटी क्या कर सकती है, ये हमको सोचना पड़ेगा। अगर हम सार्थक संवाद करते हैं, सुसंवाद करते हैं, अच्छे तरीके से अपने विषयों को विश्व मंच पर रखते हैं, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए RJS पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है, वो एक नए प्रकार का संकल्प लेकर चल रहा है, एक सकारात्मक मीडिया,
अभी तक मीडिया के बारे में कहा जाता था कि हमारा काम सिर्फ जो है खबरें बताना है, सूचनाएं बताना है, सवाल उठाना है। पर आरजेएस का संकल्प अलग है। आरजेएस जो राम जानकी संस्थान पॉजिटिव मीडिया ब्रॉडकास्टिंग हाउस है, उसका संकल्प अलग है। हम कहते हैं कि हम इस देश की समस्याओं के, इस देश के संकटों के हल खोजेंगे और सकारात्मकता के साथ साथ अपनी समस्याओं का निदान करेंगे और एक आगे बढ़ता हुआ भारत हमारे सामने होगा। और इसलिए इस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है। प्रफुल्ल साहब, मीडिया का भारतीयकरण करने की जरूरत है। मीडिया की समस्या क्या है? मीडिया ने जो अपने आधार लिए हैं वो पश्चिम से लिए। पश्चिम में मीडिया प्रारंभ हुआ, पत्रकारिता जर्नलिज्म प्रारंभ हुआ, उसका आधार ये था कि अगर कुछ नकारात्मकता हो, कुछ निगेटिविटी हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ अशोभन हो जाए तो समाचार बनेगा, वरना नहीं बनेगा। पश्चिम में जो प्रारंभिक पुस्तकें पत्रकारिता की लिखी गई, उसमें बताया गया साहब कि कुछ नकारात्मक होगा तो खबर बनेगी। उसका उदाहरण देते हुए बताते हैं पुस्तकों में कि अगर आदमी कुत्ते काट ले तो समाचार बनेगा, कुत्ता आदमी काट ले तो समाचार नहीं बनेगा। और जर्नलिस्ट को वॉच डॉग कह के संबोधित किया गया। हमारी परंपरा अलग है। हमारे यहाँ जर्नलिज्म नहीं था, हमारे मीडिया नहीं था, हमारे संचार है और संवाद है। हमारे प्रथम संचारक हैं देवर्षि नारद, जो अपने संवाद के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल निकालते हैं। वो देवताओं के भी प्रिय हैं, वो राक्षसों के प्रिय हैं। वो सब जगह उन पर लोग विश्वास करते हैं। वो समान रूप से देवताओं के दरबार में भी जा सकते हैं, राक्षसों के दरबार में भी जा सकते हैं। और उनका जो संवाद है वह लोक मंगल के लिए। अंततः जो वो संवाद करते हैं, जो संचार करते हैं, जो सूचनाएं इधर उधर करते हैं, उससे अंततः लोक मंगल होता है। यानी हमारी जो भारतीयता की जो संचार परंपरा है, संवाद परंपरा है, वह लोक मंगल को लेकर काम करने वाली। हम लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए काम करते हैं। और हमारे जो कुंभ होते रहे, उन कुंभों का भी यही था। उन कुंभ में दुनिया भर से लोग आते थे, ऋषि संत आते थे, विविध विषयों पर विचार करते थे। और वह संचार परंपरा हमारी ऐसी थी कि कुंभ में होने वाला विमर्श गांव गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता था। और इसलिए हमने जर्नलिज्म शब्द का उपयोग नहीं किया, हमने मीडिया शब्द का उपयोग नहीं किया, पर संचार और संवाद हमारे यहाँ था। हमारे जो शब्द थे, संचार था, संवाद था और शास्त्रार्थ। हमारा शास्त्रार्थ झगड़े के लिए नहीं था। उस शास्त्रार्थ से कुछ निष्कर्ष निकलता था, कुछ अर्थ निकलता था और कुछ समाज के लिए समाधान निकलता था, संकटों का समाधान निकलता था। आज जो शास्त्रार्थ टेलीविजन पर आप देखते हैं, वह शास्त्रार्थ नहीं है, वो वितंडावाद है। संस्कृत में शब्द ये भी है, शास्त्र संवाद है, शास्त्रार्थ और वितंडावाद है। वितंडावाद मतलब कि झगड़ा फैलाना, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। यानी हमारी जो बातचीत होती है आजकल शाम के टेलीविजन पे, जो संवाद होता है, उससे कुछ अर्थ नहीं निकलता। ये पश्चिम का मॉडल है जिसमें झगड़े खड़े करके अपना टीआरपी बढ़ाने पर जोर रहता है कि हम किस प्रकार एक लड़ता झगड़ता और भारत लोगों के सामने खड़ा करें। इस पर हमको सोचना पड़ेगा, क्या भारत का चेहरा यही है? क्या हम लड़ते झगड़ते लोग हैं? क्या हम रोज नित्य झगड़ा करने वाले लोग हैं? नहीं, हम इतने सालों से प्रेम से रहते हुए लोग हैं, सब समाजों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, अपनी प्रगति को सुनिश्चित करने वाले लोग हैं। पर हमारी छवि टेलीविजन पर ऐसी प्रक्षेपित की जाती है जैसे हम लड़ते झगड़ते हुए लोग हैं, जबकि हम ऐसे लोग नहीं। आपने कभी टेलीविजन की डिबेट पे देखा कि कोई कहे कि आज जो है प्रोफेसर मिश्रा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, या ठीक है मैं आज गलत था, अपने को मैं करेक्ट करूंगा, करेक्ट मैडम, क्या मैं अपने करेक्ट करूंगा? ऐसा कोई नहीं बोलता। हर व्यक्ति दूसरे से असहमत है और कभी अपने को कोई करेक्ट नहीं करना चाहता। ये जो शैली है पत्रकारिता की, उससे दूर हटकर हमें विमर्शों की पत्रकारिता, शास्त्रार्थ की पत्रकारिता, संवाद की परंपरा, इसलिए मैं कहता हूं भारतीय मीडिया को अपनी जड़ों से जोड़ने की जरूरत है। हमें शास्त्रार्थ, संवाद और सुसंवाद की परंपरा पर लौटना पड़ेगा, जिसके नाते एक व्यक्ति जिसने हथियार डाल दिए, अर्जुन जिसने हथियार डाल दिए, कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण एक ऐसा संवाद करते हैं, एक ऐसा संचार करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से, जिसमें एक मनोबल खो चुका मनुष्य खड़ा हो जाता है और पुनः जो है संवाद और संचार के माध्यम से वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है। इस प्रकार का हमारा सार्थक संवाद है जो टूटे मनों को जोड़ने का काम करता है, एक हारे हुए मनुष्य को खड़ा कर देता है। इस प्रकार की सकारात्मकता को, चैतन्य को देश के अंदर लाने की जरूरत है। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले जो 25 साल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कह के संबोधित किया है, हमें उस काम को आगे बढ़ाना है। एक सुंदर समय हमारे सामने दिखता है अपने उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए। आज अनेक महापुरुषों को आप याद कर रहे हैं, सावित्रीबाई फुले जैसी
प्रथम शिक्षिका जिसने लोक जागरण का काम किया, लोगों को शिक्षित करने का काम किया, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। ऐसे लोगों का जब हम याद करते हैं तो हमारे पुण्य स्वयं बढ़ जाते हैं। जब आप अच्छे लोगों का स्मरण करते हैं, अपने बुजुर्गों का स्मरण करते हैं, अपने श्रेष्ठ जनों का स्मरण करते हैं, एक संबल, एक सहारा मिलता है कि हमें कैसा भारत बनाना है, कैसा भारत था। यानी हमें कुछ नया नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी जो जड़ें हैं उन जड़ों से अमृत लेकर के हमें इस अमृत काल को समृद्ध करना है। आने वाले 25 वर्षों में जो हमारे संकट हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो चीजें, जिन क्षेत्रों में हम पीछे छूट गए, उन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ करके अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है। और एक बड़ा सुंदर समय, इतना सुंदर समय हिंदुस्तान के सामने आया नहीं था। हम ये नहीं कहते पिछले 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा काम हुआ है, पर नैतिक दृष्टि से कहीं ना कहीं हम खाली हुए। इसलिए भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मन्ना जी लागू की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 ही संकल्प हैं। पहला संकल्प है कि नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन। हम जो पढ़ाई पढ़ेंगे वह मनुष्य की मुक्ति के लिए पढ़ेंगे, उसको श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए पढ़ेंगे। दूसरा है पर्यावरण की शिक्षा। हम दुनिया जो हमने बनाई है इस विकास में, वह दुनिया रहने लायक नहीं रही है। इसलिए हमें पर्यावरण के साथ जुड़कर अपने जीवन को डायलॉग टू नेचर के साथ जोड़ना है और प्रकृति के साथ जुड़ करके इस दुनिया को रहने लायक बनाना है, जैसा भारत हमारा था। और तीसरी बात तो कहती है स्किल डेवलपमेंट, यानी कौशल विकास। हमारे जो गांव थे पुराने, वह कौशल युक्त थे। गांव गांव में अनेक हमें जातियों के नाम से हम जानते होंगे, पर वो जातियां नहीं है, वो कौशल युक्त लोग हैं। जो लोहार है उस लोहे के काम को जानता है, बढ़ई है उस काम को जानता है। यानी जितनी हमारी जातियां थी वो सक्षम रूप से कुशल कारीगर थे, जिनको बाद में हमारे अंग्रेजों के आने के बाद पूरे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। हमारे धर्मपाल जी की जो पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, वो बताती है किस प्रकार से उद्योग से लेकर के हर क्षेत्र में भारत किस स्थान पर था। दुनिया के 36% व्यवसाय हम करते थे जो भारत में एक्सपोर्ट करते थे, हम बाहर चीजों को भेजते थे बना करके। हम श्रेष्ठ साड़ियां बनाते थे, हम श्रेष्ठ कालीन बनाते थे, हम श्रेष्ठ मसाले बनाते थे। दुनिया को सब प्रकार की चीजों का निर्यात जो है भारत करता था। भारत लेता नहीं था, भारत देते ही था। सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता था, सुंदर आभूषण बना करके देता था, अच्छे लोहे बनाकर देता था जिसमें जंग नहीं लगती, ऐसे लोहे हमने बनाए। और ऐसा श्रेष्ठ कारीगरों का भारत, ऐसा श्रेष्ठ बुनकरों का भारत, ऐसा श्रेष्ठ खेतीहरों का भारत, ऐसा श्रेष्ठ जो है वास्तुकारों का भारत, ऐसा श्रेष्ठ लोहारों का भारत, ऐसा श्रेष्ठ जो है काष्ठ कर्मियों का भारत हमें फिर से बनाना है। जब हमारा हर व्यक्ति किसी न किसी कौशल से युक्त होगा। हमारी शिक्षा हमको विकलांग नहीं बनाएगी, हमारी शिक्षा में दिव्यांग नहीं बनाएगी। आज हम 10+2 पढ़ लेते हैं, किसी काम के नहीं बचते। बीएमए कर लेते हैं हम, और भी अक्षम हो जाते हैं। और ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी काम की नहीं बचते। इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। इसलिए गांधी जी उसको बुनियादी शिक्षा का नाम देते थे। बुनियादी शिक्षा जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाना। अगर पढ़ाई आपको कुछ सिखाती नहीं है, पढ़ाई आपको कुछ बनाती नहीं है, तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं। इस नाते हमें अपने लोगों को सक्षम बनाना, जो कम से कम अपनी दाल रोटी का अंजाम कर सके, अपने योग क्षेम का अंजाम कर सके। इस प्रकार की भावना लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू की गई। और इस नाते हम सबको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, शिक्षकों को खासकर जमीन पर उतारने का काम करना है। आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सकारात्मक भारत तभी बनेगा जब हम सब सकारात्मक रूप से एक होंगे। एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वो हमको इसको बनाना है। हम बंटवारे की राजनीति को छोड़कर, बंटवारे के काम को छोड़कर अब हमें एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की तरफ बढ़ना होगा। क्योंकि हमने देख लिया कि लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। एकत्व के साथ, राष्ट्रीयता के साथ, भारतीयता के साथ, भारतीयता के सूत्रों के साथ अगर हम एक होंगे तो किस प्रकार का भव्य भारत बनेगा, इसमें कहीं कोई दुराय नहीं। आज बहुत कम संख्या में भारतीय इकट्ठे हुए हैं, तो भारत का चेहरा ये है। 100% भारतीय ईमानदारी के साथ, 100% भारतीय अपनी ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, भारतीयता की भावना के साथ भारत को श्रेष्ठ बनाने के विचार के साथ काम करना प्रारंभ कर दे, भारत कहां पहुंच जाए। अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों के परिश्रम से भारत यहां पहुंचा है, तो अगर सब के सब लोग एक मत से, हम कहते थे एक इनकी विजय गीता, एक इनकी वीर गाथा, एक कंपन है हृदय में, एक इनका स्वर रहा, भारतीय की चिर विजय का नाद दम में भर रहा। और इसलिए भारत की यात्रा प्रारंभ हुई। आज के समाचार पत्रों को देखिए, किस प्रकार से उन्होंने कहा कि 2023 से भारत का एक नया आरंभ हो रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, ये साधारण अवसर नहीं। भारत आज विश्व का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व नेता के रूप में स्थापित। विश्व की बड़ी संस्थाएं, आज आप बताएं कि चीन का राष्ट्रपति
अमेरिका का राष्ट्रपति या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री? कौन दुनिया की समस्याओं का हल कर सकता है? कौन सबको एक टेबल बिठा के बात कर सकता है? और कौन ऐसा व्यक्ति है जिस पर सब लोग विश्वास करते हैं, जिस पर पुतिन भरोसा करते हैं, जिस पर बाइडेन भरोसा करते हैं, जिस पर ऋषि सुनक भरोसा करते हैं, और जिस पर यूक्रेन के छोटे देश यूक्रेन का राष्ट्रपति भरोसा करता है? वो एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी, जो सबको एक टेबल पर ला सकते हैं, जो सबको बिठा के बात कर सकते हैं। यही भारत की भावना है, यही भारत का विचार है कि हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, हम सबके साथ हैं, हम न्याय के साथ हैं, हम सत्य के साथ हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने हमें सिखाया सत्याग्रह, सत्य के लिए हमारा आग्रह है। हमारा आग्रह किसी गलत चीज के लिए नहीं है, हम मनुष्यता के साथ हैं, मनुष्य की मुक्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। अपनी सॉफ्ट पावर के आधार पर आंख दिखा के नहीं, लोगों को धमका करके नहीं, लोगों पर कब्जा करने का नहीं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी लिखते थे, एक नहीं सशक्त मानव का हृदय जीतने का निश्चय। लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का भाव जीतने के लिए, लोगों की भावनाओं को समझने के लिए, उनके दुख दर्द में उनका आंसू पोंछने के लिए भारत खड़ा है। भारत को ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है कि वो अपने दुख में भी दुखी हो सकता है, दूसरों के दुख में भी दुखी हो सकता है, आपके सुख में आपके साथ खड़ा हो सकता है, अपने सुख में आपके साथ हिस्सा बंटवा सकता है। भारत का दिल है जो सिर्फ अपने लिए नहीं धड़कता, इस सबके लिए धड़कता है। अयम न जहाँ परोवेति गणना लघु चेति साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये भारत की संस्कृति है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। हमारा तो काम जीवन ही लोक कल्याण के लिए, हमने लोक मंगल को अपना आदर्श माना है, और इसलिए सकारात्मक पत्रकारिता का जो अभियान है, इसके पीछे भी लोक मंगल है, इसके पीछे भी राष्ट्र मंगल है, इसके पीछे भी हमारे सामान्य जनों का किस प्रकार से मंगल हो सकता है, ये संकल्प लेकर हमारे मित्र आदरणीय उदय कुमार मन्ना जी चल रहे हैं। ये जो सपना उन्होंने देखा है, ये साधारण सपना नहीं, लोगों की बेहतरी का सपना देखना है। क्योंकि देखिए, पत्रकारिता अलग से कुछ नहीं है। पत्रकारिता हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, हमारी प्रदर्शन कलाएं हो, हमारे नाच नौटंकी, जितनी भी तरह की हमारी जो है प्रदर्शन कलाएं हैं, और जितनी प्रकार की हमारी भाषाएं और कलाएं, वो किस लिए हैं? वो मनुष्य के लिए है, वो मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है। तो पत्रकारिता का उद्देश्य कुछ अलग नहीं है। पत्रकारिता का उद्देश्य वही है जो साहित्य का उद्देश्य है, जो हमारी कलाओं का उद्देश्य है, जो हमारी संस्कृति का उद्देश्य है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कीर्त भनित भूलि भल सोई, सुर सर सम सब कर हित हुई। यानी ये जो गंगा है, ये सबको पवित्र करती हुई, सबका हित करती हुई चलती है। और इसलिए हम सबको हमारे राष्ट्रपिता का आशीर्वाद, हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद, सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद, सभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई इस बात की नहीं थी, साहब मन्ना साहब, ये लड़ाई इस बात की नहीं थी कि सिर्फ अंग्रेज चले जाओ और हिंदुस्तानी यहाँ पर बैठ जाए कुर्सियों पर। ये झगड़ा कुर्सी का नहीं था, ये झगड़ा विचार का था। गांधी कहते हैं कि मैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं मन वचन कर्म से हिंसा नहीं करता, पर गांधी अंग्रेजों की सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहकर संबोधित करते। ये मनुष्यता और शैतान की लड़ाई थी, ये शैतान और मनुष्यता की लड़ाई थी, भारतीयता को स्थापित करने की लड़ाई थी। इसलिए उसको उन्होंने स्वराज नाम दिया। और स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेज का जाना और हिंदुस्तानी का उस कुर्सी पर बैठ जाना नहीं होता। स्वराज का मतलब है कि हम अपने आधारों पर, अपने भारतीय आधारों पर अपनी व्यवस्थाओं को खड़ा करेंगे। उसमें स्वभाषा की भी लड़ाई है, उसमें स्वभूषा की भी लड़ाई है, उसमें स्वाभिमान की भी लड़ाई है, उसमें स्वावलंबन की भी लड़ाई है। यानी भारत अपने आधारों पर खड़ा होगा, भारत अपने विचार पर खड़ा होगा, भारत अपनी भाषाओं के साथ खड़ा होगा, अपनी मातृभाषाओं के साथ खड़ा होगा। वो गुजराती हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, इनके आधार पर खड़ा होगा। वो लड़ाई अंग्रेजियत के खिलाफ, वो लड़ाई उस अंग्रेजियत की जो भावना है उसके खिलाफ थी। वो लड़ाई मनुष्यों के खिलाफ नहीं थी कि भाई गोरा चला जाए, काला यहाँ बैठ जाए, इसकी लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई एक बृहत्तर भारत बनाने की लड़ाई थी, एक महान भारत बनाने की लड़ाई थी, जिसमें मनुष्य के बीच में भेद समाप्त हो जाए, जिसमें किसी प्रकार का रेसिज्म नहीं होगा, जिसमें काले के गोरे का भेद नहीं होगा, जिसमें भाषा के आधार पर बंटवारा नहीं होगा, जिसमें जो है किसी पंथ और धर्म के नाम पर किसी को लांछित नहीं किया जाएगा, जहां पर सब लोग बराबर होंगे, जहां स्त्री पुरुष सब बराबर होंगे। और आज हमें वो उपदेश देते हैं नैतिकता का। उन्होंने जब उनको यहाँ लोकतंत्र आया, वोटिंग शुरू हो गई, आप पता करिए ब्रिटेन में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला। और हिंदुस्तान में आजादी के पहले दिन से सब नागरिक बराबर हैं, सबके वोट की कीमत बराबर है। पहले दिन से महिलाओं से लेकर सब युवा यहाँ मतदान करते हैं। 18 साल के ऊपर का हर व्यक्ति मतदान करता है, उसकी जाति धर्म भाषा नहीं देखी जाती। यहाँ हर नागरिक बराबर है। जो हमारे बाबा साहब का सपना था, उस सपने को हमने पूरा करके दिखाया है। और उस सपने के कारण ही आज भारत के शिखर पर एक जो है पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, जो सामान्य परिवार से आता है, जिनकी पूज्य माता जी का
अभी 2 दिन पहले निधन हुआ, किस प्रकार से गरिमा के साथ उन्होंने अपनी माताजी का अंतिम संस्कार किया और किसी प्रकार का फौज फटाका नहीं होने दिया और बड़ी गरिमा के साथ अपनी मां को विदाई दी। ऐसा प्रधानमंत्री हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उनको हमको आदर्श के रूप में मानना है। हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक सामान्य परिवार से आकर के अगर यहाँ बैठी हैं कि भारत के संविधान की, भारत के लोगों की जो एक आत्मार्पित किया हमने अपना संविधान, उस संविधान ने हमें शक्ति दी है कि एक सामान्य परिवार, एक सामान्य गांव से एक हिंदी भाषी इलाके से आकर के एक महिला जो है इस पद पर विराजी है। ये अपने आप में एक सुंदर समर्थ भारत बनता हुआ दिखता है। मैं उदय कुमार मुन्ना जी को, सभी जो साथी जुड़े हुए, सभी जो आदरणीय सर लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी रिस्पेक्टेड जो डिग्निटीज हैं इस प्रोग्राम में जुड़े हुए, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने जो अलख जगाई है, उस जो भी आपने मार्गदर्शन दिया है, क्योंकि पॉजिटिव मीडिया का एक नया रूप जो है वो हम लोगों के बीच में रखा है और भारतीयता के साथ पत्रकारिता करने की जो सलाह दी है, इस पर आरजेएस की पूरी टीम जो है, मीडिया समूह है और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण करने के लिए एक आज नए दिल के शुरुआत पर जो एक रिजोल्यूशन है वो आपने दिलाया है हम लोगों को। एक शपथ हम लोग लेते हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता को भारतीयता के रंग में रंगते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको वो आपका जो ये विचार है वो हम लोग और पत्रकारों तक पहुंचाने के, बहुत सारे लोग जुड़े हुए भी हैं। मैं बता दूं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक से अभी आप सुन रहे थे, और आशीष रंजन जी सीतामढ़ी से, दिलीप इंफोटेक के निदेशक जो संरक्षक हैं पटना सेंटर में, एक ईपी से आ रहा है, एचके सेठी साहब पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं दिल्ली में, और इंदिराज सैनी जी हम लोग के आज के सह आयोजक हैं, वो संरक्षक हैं आजादी की अमृत गाथा के, और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी पूर्व प्रभारी हैं आरजेएस सेंटर पटना से, प्रफुल्ल भाई गुजरात से जुड़े हैं, रंजन बेन जी गुजरात से, प्रतिभा दीक्षित जी दिल्ली से, और आरएस कुशवाहा जी दिल्ली नोएडा से, और राजू जी, सरोज गर्ग जी नागपुर से, सोनू कुमार जर्नलिस्ट हैं बिहार से। तो आप लोग जुड़े और प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हम लोग अपना बजाएं, और टेक्निकल टीम से चाहेंगे कि वो एक फोटो सेशन जो हम लोगों की परंपरा है मुख्य अतिथि के साथ लेने का, सभी लोगों का, जो लोग भी जुड़े हैं उनका एक फोटो सेशन लीजिए और हम लोग शाम को पोस्टर जारी करेंगे। एक फोटो सेशन, सब लोग स्थिर हो जाएं और सारे लोग मोबाइल अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज, थोड़ी देर के लिए, 10 सेकंड के लिए स्थिर हो जाएं सभी लोग, मुख्य अतिथि के साथ एक फोटोग्राफ्स ले लें। प्रोफेसर बिजोन कुमार मिश्रा जी का भी धन्यवाद, जो आरजेएस एडवाइजर हैं और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, हैदराबाद से जुड़े हैं। तो एक फोटो सेशन हो गया, और प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से कुछ जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं, एचके सेठी जी जुड़े हुए हैं, सूर्यकांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आईएनबी मिनिस्ट्री से रिटायर्ड हैं, अधिकारी थे, लेखक भी और कवि भी हैं, साहित्यकार हैं। सोनू जी भी जुड़े हुए हैं, काफी एक्टिव हैं आरजेएस फैमिली में। और सवाल सेठी साहब आप लोग सवाल ले सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशन भी रखा गया है। जी सेठी साहब को अनम्यूट करना होगा माइक। सेठी जी अनम्यूट कर लीजिए। ना जी, देखा आज आपके साथ जुड़ के देखा और सुना भी द्विवेदी जी को, बहुत अच्छा लगा। अभी कोई सवाल नहीं है, लेकिन आगे भी भविष्य में मैं जुड़ना चाहूंगा आपसे, और आपकी जब भी पॉजिटिव उस पर कार्यशाला हो तो मैं उसमें मेरे को इंटीमेट करिएगा, मैं जरूर जुड़ूंगा, और आगे भी कोई और बड़े काम भी करेंगे, द्विवेदी जी को भी साथ देंगे, इनकी गाइडेंस में और आपकी गाइडेंस में काम करेंगे पॉजिटिव उसमें। थैंक यू। बहुत धन्यवाद शेठी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जी सोनू जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? प्रणाम सर, मैं बिहार से जुड़ा हूँ और आप हमारे आदर्श हैं। मैं आपके साथ काफी कोरोना काल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर मिलता है। आपका शुक्रवार संवाद भी संस्था से चलते हैं, कार्यक्रम, उसमें भी मैं जुड़ता हूँ, हम आशीष रंजन जी बराबर। सर, आपने जो आज बातें कही हैं, बहुत सी बातें जो थी, नेगेटिव कोई सवाल भी नहीं है, और हमारे पास कुछ जो भी आपने बातें कही हैं, पॉजिटिव बातें बताई,
जो हमारे मन में जो सवाल थे उसके भी हमें उत्तर मिल गए हैं और हमारे कोई सवाल नहीं है। उदय मन्ना सर को बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरह के साप्ताहिक कार्यक्रम करवाते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत होती है। बहुत बहुत उदय मन्ना सर को भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नए वर्ष सोनू की जी। शुभकामनाएं। प्रोफेसर संजय द्विवेदी Thank जी, you, आपने thank जो you. भारतीयता के रंग में रंग दिया है तो सभी अवाक हैं, और ये नया दृष्टिकोण मुझे भी मिला है कि पत्रकारिता जो है वो किस तरह से भारतीयता के रंग में रंगा जाए। तो आज के बाद आज रिजोल्यूशन यही है कि कैसे भारतीयता के रंग में हम लोग रंगेंगे। अभी ऑटो एक्सपो में ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, वहां कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डीजी से प्रगति मैदान में भी कंपोनेंट मेला है, वहां पर भी हम लोगों की बात होगी, सियाम के बड़े अधिकारियों से बातचीत होगी। तो वहां तक ये संदेश जो भारतीयता के रंग में रंगने की बात है, क्योंकि मोटर वाहनों में ले लीजिए तो विदेशों की गाड़ियां ज्यादा हैं, तो भारतीयता के रंग में हम लोग कैसे विज्ञान की दृष्टि से भी उन्नत करें और मेक इन इंडिया ज्यादा हो, उसके बारे में। और कोई है तो लास्ट सवाल ले लेते हैं, क्योंकि प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है वहां पे। जी जी, हेलो, नाम बताकर। हाँ जी सर, आशीष रंजन, पत्रकारिता छात्र, मगध विश्वविद्यालय बोध गया से। सबसे पहले मैं सर सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और आदरणीय उदय मन्ना सर, आपका आभार इतने अच्छे वेबिनार में जोड़ने के लिए, और मित्र सोनू जी का भी धन्यवाद। और आदरणीय श्री संजय द्विवेदी सर के साथ आज दूसरी बार जुड़ करके बहुत अच्छा लगा है और सर से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। सर, कई बार मेरा प्रश्न है यह कि कई बार ऐसा होता है कि सर सुनते हैं कि डिप्रेशन में चला गया, तो सर कहीं ना कहीं उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सर उस नकारात्मकता को दूर करके सर सकारात्मक विचार कैसे अपने अंदर लाएगा कि जिससे वो डिप्रेशन में भी ना जाए और वो सकारात्मक हमेशा बने रहे। देखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हमें अच्छा बनना है, अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, जिसको हम सत्संग कहते हैं, आध्यात्मिक शब्दों में सत्संग कहते हैं। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिस प्रकार का संवाद करते हैं, जिस तरह के लोग आपके आसपास, आपने देखा होगा कि जैसे आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाइए तो आपकी भाषा उस तरह की हो जाती है, थोड़े दिन शहर आ जाइए आप ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। यानी जो परिवेश होता है वो आपको बनाता है, और इस नाते अपने परिवेश को, अपने देखिए खान पान, अपना अपना विचार, अपनी दोस्तियां, संवाद अगर आप स्वस्थ रखेंगे तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आएंगे। आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो लगातार नेगेटिव बातें करते रहे, साहब कुछ नहीं हो सकता, इस मुल्क में तो बकवास है, तो बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अरे देखिए क्या गरीबी है, अरे क्या मुखबरी है, क्या वो है, क्या परेशानी है। अगर दिन भर लोग आप रोते हुए लोगों के बीच में रहेंगे तो धीरे धीरे आपको भी वो दृश्य लगने लगेगा, हाँ यही सच है। क्योंकि बार बार आपके दिमाग में, देखिए आप कितने मजबूत व्यक्ति हो, लगातार आपको नकारात्मकता से भरा जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आशीष भाई, जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आके कहे कि जो टोपी लगाया हुआ लड़का आशीष ये बड़ा बदमाश, तो मैं एक बार कहूंगा हटो फालतू बातें मत करो, बहुत अच्छा लड़का है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार लगातार मुझे ये बात बताई जाए कि आशीष बहुत खराब लड़का है, मुझे लगा यार इतने सारे लोग कह रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ मेरे मन में शंका पैदा हो जाएगी, जबकि मेरा आपसे आत्मीय संबंध है, मैं आपको प्रेम करता हूँ, बात करता हूँ, तभी मेरे मन में उदय जी को लेके कोई आके 10 लोग मेरे बारे बोले यार एक आदमी गलत हो सकता, 2 3 4 5 लगातार। इसलिए हमेशा नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक फिल्मों से, नकारात्मक चैनलों से सबसे दूर रही। अगर नकारात्मकता जीवन में एक बार घुस गई, ये बीमारी है, जैसे अगर शुगर हो गया तो फिर दौड़ मचा दो, खान पान ठीक करो, तब नहीं, इलाज नहीं उसका, दवाई खाते रहो, कुछ नहीं होगा। इसी तरह नकारात्मकता भी अपने आप में एक बीमारी है। अगर आपकी एक बार निगेटिव थिंकिंग शुरू हो गई, कुछ नहीं हो सकता, ध्यान रखिए आप। इसलिए हमेशा सकारात्मक लोगों के विचारों को सुनना, सफल लोगों की बातों को सुनना, कैसे वो सफल हुए, कैसे एक गांव में पैदा हुई महिला राष्ट्रपति के पद तक पहुंच जाती है, कैसे बड़नगर में पैदा हुआ एक बालक जो है शिखर पर बैठा हुआ विश्व नेता बन जाता है, ये आपको देखना पड़े, कैसे अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये जो सफलता की कहानी है, देखिए ऑर्डिनरी लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशंस हासिल की हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार में पैदा हुए वो ऑर्डिनरी पोजीशंस पे चले गए, ये भी है। उस जो ऑर्डिनरी पोजीशन में पैदा हुआ, सामान्य घर में पैदा हुआ व्यक्ति, वो अपनी सकारात्मकता से शिखर को स्पर्श करता है। और एक जो बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुआ बालक है, खूब अच्छे स्कूल में पढ़ के निकला है, महलों में पैदा हुआ है, सोने के चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है, अपनी निगेटिविटी के नाते शिखर से जमीन पे आ जाता है। ये आपको देखना पड़ेगा। ये सिर्फ प्राकृतिक मामला नहीं है,
कि सिर्फ सोच का मामला है, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसे बनते हैं। इसलिए अपनी सोच को बहुत ही, और प्रकृति के साथ रहना, नदियों के किनारे बैठना, खेतों के किनारे बैठना, जब अवसर मिले प्रकृति से संवाद का अवसर नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रकृति ही सब कुछ है, वही हमको सिखाती है कि कैसे वो अपने जीवन को चलाती है। इसलिए प्रकृति पर और ईश्वर पर विश्वास रखिए, सकारात्मक लोगों के साथ में रहिए, सकारात्मक साहित्य पढ़िए, अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, डिप्रेशन आए सफलता की कहानियां पढ़िए, अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, अपने आप डिप्रेशन दूर हो जाएगा। जब आपको लगेगा एक इतने सामान्य परिवार पैदा हुआ आदमी संघर्ष से यहाँ पहुंच सकता, तो मैं तो बहुत अच्छी स्थितियों में हूँ। मैं तो उदय कुमार मुन्ना जी के दरबार में बैठकर इतना सुंदर संवाद कर रहा हूँ, तो हमारे दिन तो वैसे ही अच्छे आ गए हैं, तो इसलिए आपके दिन भी अच्छे हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतने अच्छे से मेरे प्रश्न का जवाब दिया। आपका धन्यवाद, आभार। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी। बहुत अच्छा सीतामढ़ी से ये अलख जगा रहे हैं सकारात्मकता का। मुझे लगता है कि आप लगातार जुड़ते हैं, सोनू जी जुड़ते हैं और सरोज बहन जी भी जुड़ती हैं नागपुर से, अभी भी जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी आरजेएस एडवाइजर और WHO से सम्मानित इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी। नहीं, हम केवल एक ही चीज बताना चाह रहे थे, जो प्रोफेसर संजय त्रिवेदी ने बहुत ही सरल भाषा में बढ़िया से, बहुत सही ढंग से उन्होंने समझाया कि जैसे आप एक बूस्टर डोज लेते हैं, वैक्सीन का लेते हैं ना, जब कोविड फैला तो आप क्या किए, आपने एक बूस्टर डोज लिया, प्रोटेक्ट किया अपने को। तो डिप्रेशन से भी आपको मुक्त करने के लिए आपको एक बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। आपको आरजेएस परिवार के साथ जुड़ना होगा, संडे 11 बजे आपको डोज लेना पड़ेगा। यदि आप ऐसी डोज लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आप डिप्रेशन से बाहर हो जाएंगे और आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो आपका माहौल क्रिएट करना, आपका खुद का एक जो व्यवहार है, वो जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके आप खुद पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आपका परिवार भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ पॉजिटिव एक माहौल बनाना होगा, फिर आपके अगल बगल के पड़ोस के साथ पॉजिटिव बनाना होगा। तो इस ढंग से, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आपको सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा धीमे 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 करके, जैसे हम लोग आरजेएस परिवार के थ्रू कर रहे हैं। तो तब डिप्रेशन से आप बाहर भी हो जाएंगे, और आप खुद खाली बाहर नहीं होंगे, आप हजारों लोगों को डिप्रेशन से बाहर करवाएंगे। तो ये बहुत ही एक भयंकर डिजीज है डिप्रेशन, आप समझ लीजिए। क्योंकि आज मेंटल डिजीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोगों को कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है, जिसके चलते वो बढ़ रहा है, वो डिजीज बढ़ रहा है, भयंकर रूप ले रहा है। तो अब हम लोगों को पॉजिटिव सोचते हुए कैसे हम लोग मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके और मेंटल हेल्थ को एक बैलेंस रूप से ले जा सके, ताकि डिप्रेशन ना हो, ये बहुत ही जरूरी है। दवाई इज नेवर द आंसर, लेट मी टेल यू। मेडिसिन इज नॉट द रेमेडी, रेमेडी इज योर सेल्फ डेवलपमेंट। आपको खुद को अपने को डेवलप करना होगा पॉजिटिव सोचने के लिए। क्या आशीष जी, आपका प्रश्न का उत्तर मिला? जी सर, मिल गया सर। बहुत अच्छे तरीके से आप समझाए, आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी। सरोज गर्ग जी, आप नागपुर से जुड़ी हैं, लगातार जुड़ती हैं, कवियत्री भी हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सरोज गर्ग जी, सरोज गर्ग जी, आप बैठक भी करने वाली हैं नागपुर में, सकारात्मक बैठक। आप लोगों की कृपा से, मन्ना जी और मिश्रा जी की कृपा से होगा जो कुछ होगा। कोई सवाल है? प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी अभी हैं जुड़े हुए। जी, जैसा कि मैं सर्वप्रथम सभी को नमन करती, अभिनंदन करती हूँ, और द्विवेदी जी से एक ही बात कहती हूँ कि ये जो टीवी चैनल्स पे एकदम लगातार जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं ये न्यूज वाले, क्या ये बंद नहीं हो सकता? इसको थोड़ा रोकना चाहिए। हर समय लड़ाई के अलावा कुछ दिखने को ही नहीं होता है। अब न्यूज देखने का भी मन नहीं होता है, बंद करो इसे, ये क्या है, हर समय एक ही बात इसको द्विवेदी जी बंद करवाएं तो बहुत अच्छा हो। कुछ सकारात्मक फैलनी चाहिए टीवी पे, जिसको आज सब लोग देखते हैं। रेडियो तो कम लोग देखते हैं, टीवी ही ज्यादा आता है सामने। तो मेरा द्विवेदी जी से यही एक प्रार्थना है कि सकारात्मकता का पहला तो ये न्यूज चैनल ही है जो नकारात्मक फैलाया जा रहा है।
जी धन्यवाद। सरोज जी ठीक कह रही हैं, पर सूचना प्रसारण मंत्रालय के जो अधीन जो चैनल चलते हैं, करीब 17-18 चैनल हैं, डीडी न्यूज से लेके डीडी भारती तक, उन चैनलों पर कभी भी नकारात्मकता नहीं रहती। मूल बात यह है कि हम नकारात्मक चीजों को देखते हैं और फिर उसकी आलोचना भी करते हैं। हमारा ये मानना है कि जो चैनल इस तरह की नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, जो समाचार पत्र नकारात्मक विचारों को लेकर के आते हैं, उनको पाठक ही ठीक कर सकता है। एक सक्रिय पाठक, एक जागृत पाठक, वो उनको बहिष्कार कर सकता है। हम ऐसे चैनलों को ना देखें, ऐसे अखबारों का बहिष्कार करें, उनके विरुद्ध चिट्ठियां लिखें कि भाई आपका अखबार मैं आज से आपकी कॉपी बंद कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा अगर जनचेतना पैदा हो जाए तो लोग अपने को सुधारने का काम करें, और ये जनचेतना पैदा करना बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के थिंकर ने लिखा है कि राजनीति बड़ा जिम्मेदारी का काम है, इसको सिर्फ राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं कहता हूं कि मीडिया भी बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसको सिर्फ मीडिया वालों के भरोसे मत छोड़िए। समाज का हस्तक्षेप होना ही चाहिए, क्योंकि एक जनमाध्यम है और जनमाध्यम की कुछ मर्यादाएं सुनिश्चित, और जनमाध्यम अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो हमें उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। पर आज की तारीख में हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। आज की तारीख में इतने सारे न्यूज चैनल हैं, धार्मिक चैनल हैं, अलग अलग विषयों पर बात करने वाले चैनल हैं। आप देखते होंगे कि हिस्ट्री पर बात करने वाले चैनल भी हैं, इतिहास पर बात करने वाले चैनल हैं, ज्योग्राफिक चैनल है। ऐसे अनेक चैनल हैं जो बहुत ही सकारात्मक और सूचनात्मक तरीके से बहुत विविध जानकारियां लेकर के आते हैं, और हमें लगता है कि हमें उन चैनलों पर जाकर के संवाद देखना चाहिए। अगर हमें खबरें देखनी है तो निश्चित रूप से हमें डीडी न्यूज पर जाकर के खबरें देखनी चाहिए। तो ऐसा सकारात्मक मनोरंजन भी उपलब्ध है, और अब धीरे धीरे जो बाजार के खिलाड़ी हैं उनको परास्त करने की आवश्यकता भी है कि वो सिर्फ क्योंकि देखिए वो जो कुछ दिखाते हैं वो आपका बहाना करके दिखाते हैं, कहते हैं लोग यही देखना चाहते हैं इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज है, जब वो लोग देखना बंद कर देंगे उनका भी दिमाग ठिकाने आएगा। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं आ सकता, परिवर्तन आएगा, और इस परिवर्तन के लिए एक अलग हमको जगानी पड़ेगी। आज हम सकारात्मक मीडिया की बात करना हमने प्रारंभ कर दिया है, यानी कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो गई है कि हम सकारात्मक चीजों पे जाना चाहते हैं। जी धन्यवाद सरोज गर्ग जी। और एच.के. सेठी जी पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। एच.के. सेठी जी, आपके सवाल आ गए हैं। वो गलती से दब गया था। अच्छा चलिए, लास्ट सवाल कोई किसी के मन में है तो, क्योंकि द्विवेदी सर को से मिलने के लिए लाइन लगी हुई है। आज नव वर्ष भी है, आज नया साल है, कुछ लोग आए हुए हैं तो, पर लेकिन आपका कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, मैंने आपको समय दिया था तो मैं रहूंगा ही। जी आज नव वर्ष है तो सबको शुभकामनाएं, आप सबको भी शुभकामनाएं देनी है जी, और कुछ हमारे स्टाफ के लोग हैं, बाकी लोग, उनकी भी शुभकामनाएं हैं। मैं कैंपस के अंदर ही रहता हूँ, विद्यार्थी भी हैं, तो सबकी शुभकामनाएं, क्योंकि आज कैंपस बंद है सर, छुट्टी का दिन है, जी तो घर पर ही एक हमने कहा सबको। एक एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं हाई कोर्ट के, सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार जी, प्रतिभा दीक्षित जी भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, मैं सर को सबसे पहले एक सवाल नहीं है, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। सबसे पहले संजय सर, मैं जो आपने इतिहास को आज बहुत ही क्रम से बताया है कि पत्रकारिता का कैसे विकास हुआ, कैसे उसको हम सकारात्मक विचारों से जोड़कर उसको और आगे बढ़ाएं। और इसमें सर जो आपने क्रम बताया, क्योंकि मेरा एक्चुअली मैं भी सिविल सर्वेंट हूँ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, तो मुझे मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, तो मुझे हिस्ट्री में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, मेरा बहुत इंटरेस्ट है। और जो आपने पीछे 3 प्रतिमाओं की बात की है, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करती हूँ, और उदय मन्ना जी को मैं नमन करती हूँ, और मेरे बड़े भाई हैं, और ये हमेशा मन्ना जी, मैं कमिटमेंट संजय सर के सामने आपसे लेना चाहूंगी। आप भी हमारे साथ अपनी एक छोटी बहन की तरह, जो बड़े भाई हैं आप हमारे, उसका आप मतलब जो है हमारा मार्गदर्शन करते रहें। और संजय सर, कभी भी लाइव आपसे मुलाकात होगी। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद बहन जी। हमारे डोगरा साहब भी आ गए, एसएस डोगरा साहब। डोगरा साहब जुड़े तो थे इस वक्त। डोगरा साहब आप हैं? हाँ, डोगरा साहब, एसएस डोगरा साहब, नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर एसएस डोगरा साहब। डोगरा साहब जो इस समय विटामिन डी ले रहे हैं, कोरोना से लड़ाई के उतरे। हाँ, इस समय थोड़ा नजला जुकाम, थोड़ा ठंड में, वो पुस्तक मेले में आए थे, और एक कॉन्फ्रेंस था दिल्ली पुस्तक मेले में, उसमें भी अटेंड किए थे, और उसके बाद अवार्ड मिला था डोगरा जी को। डोगरा जी, आप आ सकते हैं क्या? इस हालत में हैं तो
रिक्वेस्ट है, आप ऑडियो में भी आ सकते हैं। डोगरा सर, माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। माइक अनम्यूट करके आ जाइए। बहुत ही सकारात्मक भारत उदय आंदोलन से काफी पहले से डोगरा जी जुड़े हैं, मार्गदर्शन करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस वक्त आईपी यूनिवर्सिटी में। हाँ डोगरा जी, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई संजय द्विवेदी जी को भी प्रणाम। और मन्ना जी, आप जो आरजेएस सकारात्मक आंदोलन जो कि राष्ट्रव्यापी आपने आरंभ किया है, और मैं आपके इस मतलब मुहिम के साथ शुरुआती दौरों से जुड़ा हूं, और मैंने देखा है कि अगर हमारे पत्रकार बंधु और जो भी पत्रकारिता और लेखन कार्य से जुड़े हुए लोग जो हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग जो हैं, अगर इस तरह के प्रयास सामूहिक तौर पर करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राष्ट्र निर्माण में और एक अच्छा आदर्श समाज गठन में बहुत बड़ी भूमिका अदा हो सकती है। मैं शुरू से ही इस विषय को लेकर स्वयं भी काफी कुछ प्रयास करता रहा हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपने काफी अच्छे लोगों को जोड़ा है, संजय द्विवेदी जी भी, क्योंकि संजय द्विवेदी जी से भी मेरा काफी समय से मतलब परिचय रहा, और मैंने देखा है संजय द्विवेदी जी की जो बोलने की शैली है, लिखने की जो शैली है, और इवन मन्ना साहब आपने जैसे ये पीछे बुक फेयर में भी जो एक मीडिया सेंटर में जो आपने सकारात्मक मतलब पुस्तकों के प्रति प्रेम के लिए पत्रकारों को भी और विद्यार्थियों को भी जो मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, वो वास्तव में जो है आज की समाज की जो है जरूरत है। क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है, ये तो फैक्ट है कि इंटरनेट से कई सुविधाजनक चीजें हो गई हैं, जैसे कि आज अब हम संवाद कर रहे हैं, दूर बैठे भी इन चीजों को आदान प्रदान किया जाता है विचारों का, परंतु लेखन से जुड़े हुए यानी कि पुस्तकों और जानकारियों से एक दूसरे के लिए समाज में सकारात्मकता लाना, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विषय है, और आप सभी को लेकर ये कार्य कर रहे हैं इतने समय से, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। और आपने ना केवल ये वर्चुअल जो मीट कराते रहते हैं, उसके अलावा आपने वेबिनार निकाले, मुझे याद है बड़े अच्छे से स्मारिका में, और इस बार जो है संजय द्विवेदी जी को भी अगर आप उस मुहिम में जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि संजय द्विवेदी जी खुद अपने आप में हमारे इस देश की धरोहर हैं। और मन्ना साहब, आप भी ये जो अभियान लेकर चले हैं, और तमाम आरजेएस इस अभियान में जुड़े हुए जो भी उपस्थित इस जो है वर्चुअल मीट में जो भी अतिथि लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, और मुझे लगता है कि आज समाज को इस तरह के मंच की बहुत ज्यादा जरूरत है। बस मैं इतना ही कहते हुए, और बल्कि खास तौर पर क्योंकि जो आपका ये प्रयास है, ये मैं अपने जो विद्यार्थी या मित्रगण जो हैं उनको भी आपके इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करता हूं, और मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने जो आज ब्रॉडकास्ट जो सेंटर का जो संजय द्विवेदी जी के माध्यम से जो इसका अवलोकन कराया है, ये एक अच्छा कदम है इस दिशा के अंदर कि हम जो राष्ट्रव्यापी एक सकारात्मक पत्रकारिता या सकारात्मक सोच से जुड़े हुए लोगों को, जो कि लेखन कार्य से या मीडिया की किसी भी विधा से जुड़े हुए लोगों को एक मंच पर लाना, और उन सकारात्मक चीजों के माध्यम से अच्छे समाज निर्माण में और राष्ट्र निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देना सच में प्रशंसनीय कार्य है। मैं आज नववर्ष की इस जो है दिन आप सभी जो उपस्थित जो वक्ता और जो श्रोता हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मन्ना साहब, आपने और संजय द्विवेदी जी ने जो है आज इस कार्यक्रम की जो है के मौके पर सभी लोगों को प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार भी हूं। धन्यवाद। धन्यवाद एसएस डोगरा जी। आप तबीयत नासाज है, जल्दी ठीक हो जाएं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपसे फिर मुलाकात हो। और हम लोगों के बीच सुदीप साहू जी हैं, एडवोकेट सुदीप साहू जी। आपने ही तीनों को लेटर लिखा था सावित्रीबाई फुले जी के जयंती, जब हम लोगों ने वेबिनार किया था, राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस मनाया था पिछले साल। जी 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की पहली प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन जो कि 3 जनवरी को पड़ रहा है,
अच्छा, पहले मैं- तो आप संजय द्विवेदी जी से कुछ पूछना चाहें, क्योंकि संजय द्विवेदी जी अब हम लोगों मतलब वेबिनार यहाँ पे जी। जो सत्र है वो संपन्न जी। होगा। जी, तो मैं संजय द्विवेदी जी का स्वागत करता हूं कि वो दोबारा से हमारे कार्यक्रम में आए हैं और हम लोगों का हौसला बढ़ाया है और हम लोगों को ज्ञानवर्धन किया। मेरा अच्छा। सिर्फ ये कहना है कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। भारत सरकार से आग्रह, मैंने जो चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है कि कम से कम भारत की पहली प्रथम महिला शिक्षिका के नाम पे छुट्टी घोषित करें और विभिन्न कार्यक्रम उस दिन आयोजित किए जाएं, जिससे कि जनता को मालूम पड़े। जनता समझती नहीं है, आज ही कुछ लोगों को ही समझती कि यही शिक्षक हैं, लेकिन नहीं, जिसने सबसे पहले अलख जगाई है उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए। जैसे कि पत्थर पे जो पहला हथौड़ा मारता है नाम उसी का होता है, इसी प्रकार से सावित्रीबाई फुले का नाम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। साहू जी, एक जानकारी के लिए सिर्फ बताना चाहूंगा कि अभी हमने अपने 2 विशेष कार्यालय बनाए हैं। एक प्रकाशन केंद्र जो हमारा था, काफी पुराना प्रकाशन केंद्र है, 5 पत्रिकाएं निकालता है, कम्युनिकेटर, संचार माध्यम, राजभाषा विमर्श, IMC न्यूज और संचार सजन। और इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भी काम काफी समय से IMC कर रहा है। उसका जो प्रकाशन केंद्र है, अभी उसका नामकरण हमने सावित्रीबाई फुले जी के नाम पे किया है और उसका उद्घाटन होना शेष मंत्री जी से मांगा है। तो उसका सब खुल गया है, उसका बोर्ड सब लग गया है, वहाँ उसका सब कुछ हो गया है। तो IMC के जो प्रकाशन केंद्र का नाम है, प्रकाशन विभाग एक अलग डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर BK भारती उसके निदेशक हैं और उसमें कई संपादक उसमें काम करते हैं। तो उसका जो IMC का जो प्रकाशन केंद्र है, उसका नाम आदरणीय सावित्रीबाई फुले के नाम पे रखा गया है। ये सिर्फ आपके इस विषय को रखने के नाते, सूचना के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने उनकी स्मृति को संरक्षित और चिरस्थायी बनाने के लिए IMC में इस प्रकार की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ जो है, जो हमारा जनसंपर्क केंद्र है, उसका नाम 150वीं जयंती चल रही है भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार श्री माधवराव सप्रे की। उनके नाम पर हमने अपने संचार केंद्र का नाम रखा है, जहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया का संतंत्र होता है। इसके अलावा भारत के प्रथम संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल, जिनके नाम पर देश में कोई स्मारक नहीं, पहले संपादक के नाम पर, उदंत मार्तंड के संपादक रहे, 1826 में पहला अखबार निकाला, कोई स्मारक उनके नाम पे नहीं है और हमारे अपने पुस्तकालय का नाम उनके नाम पे किया है। ये 3 सूचनाएं मुझे देनी थी कि इस तरह हम अपने महापुरुषों को याद करके और अमृत महोत्सव के मौके पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जी सर, आपका विचार विमर्श जो है वो भी काफी साहित्यिक रूप से देश में सकारात्मकता का प्रचार कर रहा है। जी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसमें किस तरह से आगे आने वाले दिनों में परिवर्तन ला रहे हैं? नहीं, मीडिया विमर्श जो पत्रिका निकलती है वो तो व्यक्तिगत रूप से निकलती है, उसका IMC से संपर्क नहीं है। और उस पत्रिका का तो मूल ये है कि हम एक विषय लेकर के पूरा अंक उस पर निकालते हैं। अभी जो पिछला अंक आया था वो सकारात्मक पत्रकारिता भी था, मतलब एक तरह से हमारा आपका काम एक ही जैसा है, वो सकारात्मक पत्रकारिता का उसका अंक निकला था। और जो उसका वर्तमान अंक आया है वो एक बहुत ही जबरदस्त पत्रकार हुए जिन्होंने मूल्यवान पत्रकारिता के लिए बहुत काम किया, प्रोफेसर कमल दीक्षित, उन पर केंद्रित है। तो एक विषय लेकर पूरी थीम रहती है, एक ही विषय पर पूरा अंक निकलता है। आप कहेंगे तो मैं उसकी प्रतियां आपको भिजवा दूंगा। जी, आपके द्वारा जो भी PDF आती है वो RJS फैमिली तक पहुंच जाती है। और तो सर, आपके पास समय भी कम है, तो हम चाहेंगे कि आपका जो धन्यवाद करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, जो कि आज के सह आयोजक हैं। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, उसके बाद हम लोग कर लीजिए। हाँ, उसके बाद हम लोग जो है महापुरुषों को श्रद्धांजलि करने के लिए अलग अलग राज्यों से वीडियो आई हुई है। जो भी हम लोगों के महापुरुष हैं, प्रधानमंत्री जी की जो माता जी का निधन हुआ है, उस पर भी वीडियो है। अलग अलग जो RJS फैमिली से जुड़े हैं लोग, उन लोगों ने वीडियो भेजी है, तो वो 1 by 1 जो है वो दिखाया जाएगा और उसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। लेकिन मुख्य अतिथि को धन्यवाद करने के लिए चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी साहब। सैनी साहब, अनम्यूट नहीं किया आपने, अनम्यूट कर लीजिए। एक बार टच कर लीजिए स्क्रीन माइक को अपने। चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, एक बार टच कर लीजिए अपने स्क्रीन पर, माइक दिखाई देगा, उसको टच कर लीजिए।
माइक अनम्यूट नहीं है इंद्रराज सैनी साहब, आपका अनम्यूट नहीं है माइक, अनम्यूट कर लीजिए उसको। हाँ हो गया, ओके। हाँ, मैं Please continue. इस अमृत महोत्सव पर सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ संजय द्विवेदी जी का। ये वाकई में द्विवेदी दो वेदों के ज्ञाता हैं और जो आज इन्होंने जो पूरे भारत को जो बराबरी का दर्जा दिया है ना, मैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सबको इसी तरह से अपने भाषण में या मतलब लेखने, बोलने में, लिखने में जो आप एकदम परफेक्ट हैं और वाकई में जो है आपने ये जो लोगों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। मैं कहता हूं कि ऐसे आप छोड़ते रहें तो हमारा भारत सुधर जाएगा और कुछ ना कुछ बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने बहुत ज्ञान की बातें की हैं और पूरे भारत को हर चीज में, खेतों खलिहानों से लेकर के और महापुरुषों तक सबको एक साथ जोड़ दिया है और उनका कहा है कि सब बराबर हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ सरोज बहन जी हैं, प्रतिभा दीक्षित भी हैं, सूर्यकांत शर्मा जी भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भाई जी भी हैं और संजय सीता जी भी हैं, ऐसे डोगरा जी भी हैं, उमाकांत जी भी हैं और ऐसे सुधीर जी भी हैं। और मैं धन्यवाद तो असली में कहता हूँ उदय मन्ना जी का, जिसने हम सबको जोड़ने का काम किया है और ये प्रेरणा आप जैसों से भी लेते हैं और दूसरे लोगों से भी लेते हैं और प्रेरणा लेकर के सकारात्मक सोच के अनुसार आगे देने का काम करते हैं। जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं, पूरे भारत में घूमने का काम है इनका और सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं उदय मन्ना जी से कहूंगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इसको मुहिम को चलाते लेके चलते रहें। और मैं आपसे सबसे बाद में ये और कहना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले दिवस जो छुट्टी दिवस है, हम कहते छुट्टी मनाने का, हम छुट्टी ना करें, उस दिन एक विशेष दिवस माना जाए जिस पर हम सावित्रीबाई फुले और सावित्रीबाई फुले के महात्मा ज्योतिराव फुले के ऊपर एक प्रेरणा स्रोत दिया जाए। आगे उसी बारे में उस दिन जो है उनके बारे में बताया जाए पूरे भारत में, ताकि उनकी सोच क्या थी और उन्होंने प्रथम शिक्षिका होने के नाते उन्होंने इसको आगे कैसे बढ़ाया और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के दिमाग में ये कैसे आई प्रेरणा कि सबको शिक्षा होना चाहिए, सब कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत में अभी तक हमारे हिंदुस्तान में हम केवल शिक्षा से पीछे ही जुड़े हुए, शिक्षा से पिछड़ रहे हैं। अगर सबको शिक्षा अच्छी मिले, बराबर की शिक्षा मिले और आप जैसों का धन्यवाद कुछ आशीर्वाद रहे तो शायद ये आगे बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा। और आप जैसों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सभी इसमें उदय मन्ना जी के साथ में और इस अमृत महोत्सव में आप जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी आपसे फिर मिलते रहेंगे। मेरी शायद पहले मुलाकात है सर आपसे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका मैंने जो ये सुना है, मैंने बहुत ध्यान से सुना है और मुझे पता है कि आपने कहाँ कहाँ और कितना कितना बोला है, बहुत। और सब लोगों ने सुना होगा, सभी आपकी बात को तूल देंगे, वजन देंगे। आपने बराबरी का जो तूल दिया है, इसको मैं बहुत बहुत आपको मैं आपकी प्रेरणा का स्रोत हूँ। बस बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। पूरी आरजेएस जो 25 राज्यों की फैमिली है, बहुत सारे पत्रकार समूह हैं, मीडिया समूह हैं, आपने जो अलख जगा दी है सर। आज यही रेजोल्यूशन एक तरह से शपथ दिला दी आपने पत्रकारों को, और पत्रकार एसोसिएशन के भी लोग जुड़े। तो प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी और आपके संस्थान से निकले हुए लोग बड़े बड़े चैनलों और जहां जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपके दरमियान में, या प्रोफेसर केजी सुरेश जी ने भी बहुत अच्छा, वो भी आरजेएस फैमिली के मंच पर लगातार आते हैं, जुड़ते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो आप जैसे लोग जो है देश की एक धरोहर हैं। आज हमारी आरजेएस फैमिली बहुत ही खुश है। आपको भी लग रहा होगा कि हर आदमी, इतने उम्र दराज लोग भी आपकी बातों से इतना प्रेरित हुए। यही आजादी की अमृत गाथा इस अमृत काल में जो है, प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी इतने बड़े मतलब सलाहकार हैं, जिन्होंने हम लोगों को 75 कार्यक्रम को 150 अंकों तक ले जाने की प्रेरणा दी, मनोबल बढ़ाया कि नहीं, हम आरजेएस फैमिली हर रविवार को मिलते हैं, बातें करते हैं, तो इसको कंटिन्यू करके 2023 तक जारी रखें। 15 अगस्त, तो 6 अगस्त 2023 को
सभी लोग आमंत्रित हैं। 6 अगस्त याद रखिएगा, उस दिन 150वां कार्यक्रम होगा और एक सोवेनियर और अमृत गाथा का एक पुस्तक जो है आपके हाथ में मिलेगी, उसका लोकार्पण होगा 6 अगस्त। तब तक हम लोग लगातार जुड़ते रहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी का सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया की ओर से हार्दिक धन्यवाद, आभार। सर आए और इस मंच पर सकारात्मकता की एक नई दिशा देकर गए। 7.5 साल से तो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक नई दिशा जो आपने दी है उसको शपथ लेकर हम लोग आगे काम करेंगे। यही आज का नया रिजोल्यूशन, नया संकल्प और हैप्पी न्यू ईयर रहा। तो अब संजय द्विवेदी जी का धन्यवाद ज्ञापन हो गया। अब हम लोग दूसरे सत्र में आगे बढ़ते हैं और दूसरे सत्र में जो महापुरुष हैं, उन पर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी वीडियो जो आई हुई है उन लोगों को आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक बार बता दूं, महादेव देसाई जी, मौलाना मजहरुल हक जी, सावित्रीबाई फुले जी, लुइस ब्रेल और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, गोपाल दास नीरज जी और हीराबेन मोदी जी, जिनकी डेथ हुई अभी, प्रधानमंत्री जी की माता जी, और इशाक खान जी दूरदर्शन दिल्ली के कर्मी हैं, उनके पिताजी का निधन हुआ हाल ही में। वो भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से थे, तो उनको हम लोग हार्दिक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। तो अब ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा अब यहाँ से प्रारंभ होता है और इसी श्रद्धांजलि सभा के साथ ये कार्यक्रम जो है संपन्न हो जाएगा। आप सबको उदय मन्ना की तरफ से, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस और आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस द्वारा हम लोग 26 जनवरी तक एक मुहिम चलाएंगे और अगले 9 संवत्सर तक हम लोग ये मुहिम चलाएंगे। सकारात्मक पत्रकारिता की मुहिम 22 मार्च 2023 तक चलेगी। मैं सुदीप साहू आरजेएस ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबेन जी के निधन पर बहुत ही दुखी हूँ और दुख प्रकट करता हूँ और ईश्वर परिवार को दुख सहने की क्षमता दे, यही इच्छा करता हूँ। बहुत ही दुखद बात है कि उनकी माँ जी चली गई। वो हम सबकी भी माँ थी, हमारी भी माँ थी। मैं आज बहुत दुखी हूँ। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। मित्रों, आज इस आरजेएस के सम्मानित मंच से मैं अपने मरहूम अब्बा हुजूर को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप सबके साथ। मेरे अब्बा हुजूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घराने से थे। इनके दादा जिंदल अली खान एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मुहर्रम जैसे त्यौहार के जरिए असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान किया था। उनके बड़े भाई थे सुखन अली खान, जिन्होंने इस आंदोलन के चलते और आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने घर द्वार सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इनके घर मकान सब कुछ जब्त करके इन्हें बेदखल कर दिया गया था दुधी स्टेट से। और किस किस तरीके से इनका बिखरा हुआ परिवार आगे बढ़ने की कोशिश की और लगे रहे, और ये फिर जिम्मेवारी पूरी तरह से संभालने की कोशिश की इनके छोटे भाई जिंदल अली खान ने, यानी कि मेरे पिताजी के दादा ने। इस तरह से ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घराने से थे और इनकी उम्र लगभग 102 वर्ष थी। 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे इनका इंतकाल हुआ और हमें इस बात के लिए गर्व है कि आज हम अपने इस मंच से, राम जानकी संस्थान मंच से, जिसका संचालन पिछले 7-7.5 वर्षों से उदय मन्ना जी कर रहे हैं और आप सबके सहयोग से कर रहे हैं, आप सबके मार्गदर्शन में कर रहे हैं, इसके लिए हम उन्हें बधाई भी देना चाहेंगे और आप सबका शुक्रगुजार भी करना चाहेंगे कि आप सबका सहयोग इसमें मिलता रहा है। और आप सबके साथ मुझे इस बात के लिए भी गर्व है कि आप सबके साथ मिल करके
ऐसे से महानुभाव जुड़े हुए हैं हमारे आरजेएस मंच से, जिनके साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर पा रहा हूं। उन्हें आप सब की ओर से, अपने परिवार खानदान की ओर से और स्वतंत्रता सेनानी परिवार की ओर से इन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मार्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सबको भी धन्यवाद। जय हिंद। मैं सरोज गर्ग नागपुर से आरजेएस फैमिली मीडिया की ओर से श्री महादेव हरिभाई देसाई जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विषय में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। महादेव हरिभाई देसाई जी का जन्म 1 जनवरी 1892 तथा मृत्यु 15 अगस्त 1942 को हुई थी। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के विश्वसनीय सचिव थे। महादेव देसाई ने सत्याग्रह में भाग लिया और इसी दौरान गिरफ्तार भी किए गए। इनको रामायण महाभारत आदि से अत्यधिक प्रेम था। 31 अगस्त 1917 का दिन महादेव देसाई जी के जीवन में दिशा निर्धारक सिद्ध हुआ। उसी दिन उनकी भेंट महात्मा गांधी जी से हुई। फिर वे जीवन पर्यंत उन्हीं के साथ रहे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। 1921 में महादेव भाई ने इलाहाबाद आकर पंडित मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिपेंडेंट को संपादन में सहयोग दिया। यहाँ भी जेल की सजा हुई। 1923 में अहमदाबाद के वापस चले आए और गांधी जी के पत्र नवजीवन के संपादन में मदद करते रहे। महादेव भाई बहुपठित व्यक्ति थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था। गांधी जी के जीवन दर्शन के वे अधिकारी विद्वान थे। उन्होंने With Gandhiji in Ceylon, The Story of Bardoli, Swadeshi True and Fall, Awardi of Barda, The Nation's Voice, मौलाना अबुल कमाल कलाम आदि अनेक पुस्तकों की रचना की। महादेव भाई सबसे बड़े योगदान उनकी डायरी जो 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इस डायरी में गांधी जी के नृत्य प्रति के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया। महादेव भाई देसाई जीवन पर्यंत देश की सेवा में रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें भी गांधी जी के साथ पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कर दिया गया। वहीं पर 15 अगस्त 1942 को बंदी की दशा में ही उनका देहांत हो गया। धन्यवाद। नमस्कार। मैं सरोज गर्ग नागपुर से। मैं सरोज गर्ग नमस्कार। खुशबू सी आ रही है इधर जाफरान की, खिड़की खुली है गालिबन उनके मकान की। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो आ जाएगी जमी पे छत आसमान की। बुझ जाए सरे आम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की। जी हाँ, कुछ यूं ही शुरुआत हुई संघर्षों के साथ, लेकिन एक अमर गाथा लिखकर चले गए। जी हाँ, गोपाल दास नीरज जी, जिनको आज हम उनके जन्म तिथि के अवसर पर याद कर रहे हैं। आरजीएस फैमिली की तरफ से उनको कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उनके बारे में बताना चाहूँगी। हिंदी के एक साहित्यकार, शिक्षक, कवि और फिल्मी गीतों के लेखक, न जाने क्या क्या जो है उन्होंने अपने जीवन में रचा, जो कि आज हमारे दिल में बसा हुआ है। भारत सरकार ने उन्हें 2 बार सम्मानित किया शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, जैसे पहले पद्मश्री से और उसके बाद वो पद्म भूषण से। फिल्म फेयर अवार्ड उनके नाम होते रहे, कई बार नॉमिनेट हुए और 1970 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इतने बेहतरीन गीतों को रचने वाले, हमारे दिलों में बसने वाले गोपाल दास नीरज जी को मैं फिर से शत शत नमन करती हूँ। 6 साल की उम्र में थे जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, इटावा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे।
25 ईस्वी में, और उसके बाद पिता का साया सिर से जल्द ही उठ गया। न जाने कितने संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में देखे। उन्होंने हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न से पास की, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। जगह जगह अलग अलग, कभी कचहरी में, कभी सिनेमा घर में, और कभी बालकट ब्रदर्स नाम की प्राइवेट कंपनी में कलर की नौकरी करके उन्होंने अपनी इंटर, BA, MA की पढ़ाई पास की। मेरठ कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता हुए। उसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हिंदी विभाग के प्रिंसिपलशिप पर उन्होंने काम करते हुए साहित्य में एक अलग रुझान दिखाया, एक अलग जगह बनाई, और यही साहित्य उन्हें धीरे धीरे मंच से लेकर बंबई की तरफ खींच ले गया। बंबई में जाते ही अपनी पहली ही फिल्म से दुनिया पर राज कर लेने वाले लुट गई कली कली के छट गई गली गली, और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब खुमार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवा गुजर गया और गुबार देखते रहे। ऐसे इस गीत से प्रसिद्धि पाने वाले, धूम मचाने वाले, और अपने जीवन में कहते थे मैंने 3 सत्य जो हैं वो प्राप्त किए हैं। पहला सत्य है सौंदर्य, दूसरा प्रेम, और तीसरा मृत्यु। वो अपनी कविता के जरिए इन तीनों सत्यों को जीते थे। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। जी हाँ, ये शब्द कहने वाले, हमारे दिलों पर राज करने वाले। 1944 से हाई स्कूल पास करते ही लगातार साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकें लिखने वाले, 1944 में संघर्ष लिखी थी, और उसके बाद ये लगातार जारी रहते हुए नीरज की गीतिकाएं 1987, और न जाने कितनी किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं, पढ़ने लायक किताबें। एक एक आप भी पढ़िए, उनको जिए, उनके सत्य को पहचानने की कोशिश कीजिए। उनकी कुछ चंद लाइनें मैं फिर आपके सामने फिर से लेकर आ रही हूँ। गीत जब मर जाएंगे फिर क्या यहाँ रह जाएगा, एक से सकता आंसुओं का कारवां रह जाएगा। प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियां रह जाएगा। कितनी खूबसूरत लाइनें उन्होंने लिखी हैं, जो इस आज की युवा पीढ़ी को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और जीनी चाहिए। कुछ लाइनों के साथ मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही हूँ। कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तो डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तो डबडबा गई, सिंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों लजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। 19 जुलाई 2018 को एम्स दिल्ली से हमारे बीच से जाकर स्वर्ग चले गए, और आज भी वहां से देखकर हम सबको एक साथ इकट्ठा रहने का, प्रेम का संदेश देते हुए ऐसे हमारे गोपाल दास नीरज जी को फिर से मैं RJS फैमिली की तरफ से शत नमन करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। तो स्मृति जी का धन्यवाद। बहुत अच्छे अंदाज में गोपाल दास नीरज जी को कोटि कोटि नमन किया गया। लुइस ब्रेल जी, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। मैं सुदीप साहू RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से बात कर रहा हूं। आज हम लुई ब्रेल की बात करेंगे। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को तथा मृत्यु 6 जनवरी 1852 को हुई थी। वो एक फ्रांसीसी अन्वेषक थे। उन्होंने जो है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जिससे कि नेत्रहीनों के जीवन में एक क्रांति आ गई। उन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। लुई ब्रेल के पिताजी का नाम साइमन रेले ब्रेल था। वे घोड़ों की काठियाँ सिला करते थे, और वो अपने बेटे लुई ब्रेल को अपने साथ काम में लगा लिया करते थे। काम के दौरान ही उनके आँख में तकवा की चोट लग गई, और उससे उनकी आँखों की रोशनी जाती रही। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से हम नेत्रहीनों के जीवन में खुशहाली लाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक पढ़ाई लिखाई की भाषा की विकसित किया। ये 6 डॉट की जो है भाषा है। इसी 6 डॉट के द्वारा उन्होंने 64 अक्षर तैयार किए। इसमें संगीत के नोटेशन भी तैयार हुए, और विभिन्न विराम चिन्हों का भी और अन्य चिन्हों का जो है उन्होंने आविष्कार किया। भारत सरकार ने भी 2009 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया, और
पूरी दुनिया में उनके जैसा कोई अन्य दूसरा व्यक्ति नहीं है कि जिसने नेत्रहीन होते हुए भी उनके भले के लिए सोचा और वो प्रणाली विकसित करी कि जो उनके जीवन में जो है क्रांति लेकर के आ रही है। आज हम सब लुई ब्रेल को जो है श्रद्धांजलि देते हैं और जीवन में कामना करते हैं कि सभी नेत्रहीन पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 110वें अंक में आरएसएस परिवार की ओर से मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी पटना से मौलाना मजरूल हक साहब की पुण्यतिथि जो 2 जनवरी को है, कोटि कोटि वंदन करते हुए नमन करती हूँ। मौलाना साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। बिहार की धरती, बिहार का सदाकत आश्रम का जर्रा जर्रा और भारत की भूमि सिरोधार्य करती है। मौलाना मजरूल हक साहब भारत की चोटी के नेताओं में से एक थे। आरंभिक दौर में ही उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी। गांधी जी ने उनके बारे में ठीक ही कहा है, यूँ तो ऐसे लोग हर जमाने में बहुत कम हुए हैं, लेकिन मुल्क के इतिहास के इस दौर में तो ऐसी हस्ती ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मौलाना साहब एक जमींदार के घराने में जन्म लिए थे। उनका जन्म पटना जिला के ब्रह्मपुरा गांव में 22 दिसंबर 1866 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। वह 1876 में पटना कॉलेजिएट में दाखिला हुआ और 1886 में मैट्रिक पास करके पटना कॉलेज में नाम लिखवा लिया। बाद में लखनऊ के कैनिंग कॉलेज में भी दाखिला लिया। यहीं पर उनको इंग्लैंड जाने का शौक़ हुआ। पढ़ने की ललक ने उन्हें यूरोप की धरती पर पहुंचा दिया। यात्रा के दौरान गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी मित्रता में तब्दील हो गई, जो हमेशा कायम रही। बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर भारत में प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने न्यायिक सेवा में योगदान दिया, लेकिन अंग्रेजी शासन की हरकतों को देखकर छोड़ छपरा में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। वो एक सामाजिक व्यक्ति थे तथा देश प्रेम की भावना उनमें काफ़ी प्रबल थी। 1906 ईस्वी में जब वो पटना से अपना प्रैक्टिस शुरू किया, तब वो देश की चोटी के वकील बन गए थे। अन्याय के विरुद्ध वो कहीं भी खड़े हो जाते थे। जब कोई भी किसी वारदात में पैरवी लेने से मना कर देते थे, वहाँ मजरूल हक साहब पैरवी के लिए स्वयं को आगे कर देते थे। 1912 ईस्वी से ही वो कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होने लगे थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बन गए थे। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, समय गुजर गया, अब काम का समय है। 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, उसकी पैरवी उन्होंने ही की थी। गांधी जी के सोहबत की वजह से उनके जीवन जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 110वें अंक में आज जिस परिवार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को उनके पुण्यतिथि पर नमन करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र खरी बोली हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नवचेतना और नई दिशा प्रदान की। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र काशी के प्रसिद्ध सेठ थे। गिरधर दास उपनाम से ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। इन्होंने अपने 5 वर्ष की आयु में ही एक कविता रचकर सुकवि होने का अपने पिता से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ले ब्योड़ा ठाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान, बानासुर की सैन को हनन लगे भगवान। माता पिता के प्यार से आरंभ में वंचित होने वाले भारतेंदु जी की
आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। प्राचीनता के पोषक और नवीनता के उन्नायक भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी खरी बोली के ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने साहित्य के विभिन्न अंगों पर साहित्य रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। इन्होंने कवि, नाटककार, इतिहासकार, निबंधकार, कहानीकार और संपादक के रूप में हिंदी साहित्य की महान सेवा की है। नाटकों के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य इनका सदैव ही आभारी रहेगा। आरजेएस परिवार उनके योगदान पर फख्र करता है, उनकी कृतियों, उनकी रचनाओं पर फख्र करता है। साथ ही आरजेएस परिवार उनके पुण्यतिथि जो 6 जनवरी को है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि वंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सुदीप साहू आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस से बोल रहा हूँ। हम आज सावित्रीबाई फूले, भारत की पहली महिला शिक्षिका के विषय में बातचीत करेंगे। भारत की पहली महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फूले का विवाह ज्योतिराव फूले के साथ हुआ था। वो 3 जनवरी 1831 को पैदा हुई थी तथा उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 में हुई। उन्होंने पुणे के भीड़ेवाड़ा में सबसे पहले एक महिला शिक्षिका के रूप में एक स्कूल खोला और वो महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल था। इसके पहले स्कूल में महिलाओं को शिक्षा देना धर्म के विरुद्ध मानते थे, लेकिन ये धर्म के विरुद्ध नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़ी अलग जगाई। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इस समाज की स्थापना के द्वारा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए काम किया। वो जब स्कूल जाती थी तो अपने साथ एक साड़ी अलग से रखती थी, क्योंकि रास्ते में जो विरोधी तत्व हैं उनके ऊपर पत्थर और गोबर फेंका करते थे और वो स्कूल जाके कपड़े बदल करके फिर जैसे शिक्षा देना शुरू करती थी। तो कितनी उन्हें समस्या झेलनी पड़ी शिक्षा देने के लिए। इसी सब कामों को देखते हुए देखिए, सबसे पहला स्कूल उन्होंने 1848 में खोला और फिर 1852 तक कुल 18 कॉलेज खोले। उन्होंने 18 स्कूल खोले गए जो केवल महिलाओं की शिक्षा को ही प्रोत्साहित किया करते थे। उन्होंने जातियों का विरोध किया, जातिवाद का बेहद विरोध किया और समाज ने जो है उनके बनाए हुए स्कूल को, जिसके बारे में आजकल एक वीडियो चल रहा है, चर्चा हो रही है, भीड़ेवाड़ा पुणे में, वो इमारत जर्जर हो चुकी है, लेकिन उस समाज को अभी तक उस क्या बोलते हैं जीर्णोद्धार की कोई चिंता नहीं है। सरकार ने भी बताया है कि वहाँ पे 8 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम सबकी जिम्मेदारी है, खासकर पुणे शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो धन एकत्रित करें, सरकार से धन लें और इस स्कूल के पुनरुद्धार की बातचीत करें, इसको पुनः उसी अवस्था में पहुँचाएँ जहाँ ये स्कूल था। मैं इसी बात के साथ और भी बताना चाहता हूँ कि 1998 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया सावित्रीबाई फूले के सम्मान में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आज के महत्वपूर्ण सेशन को जब आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का लोकार्पण प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अब हम लोगों की जिम्मेदारी को बढ़ा दिया है कि किस तरह से हम लोग भारतीयता के रंग में भारतीय पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं। मैं इस वक्त मेट्रो स्टेशन
सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।